तो आज की हमारी जो कोटेशन है, जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है, वो मोहम्मद अली बॉक्सर हैं। ठीक है, मोहम्मद अली बॉक्सर। तो इनकी कोटेशन है, ये कहते हैं कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैम्पियन। अगर हम इस कोटेशन को समझने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें इसमें बहुत बड़ा फ़लसफ़ा और फ़िलॉसफ़ी नज़र आती है। और वो ये है कि पिछले दिनों मैंने बात की थी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, वो मार्शमैलो टेस्ट था एक। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का भी यही कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जो या वो लोग जो डिले करते हैं, मतलब सब्र करते हैं और प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बड़ा काम करते हैं। दे परफॉर्म वेल इन देयर लाइव्स। तो मोहम्मद अली भी यही बात करते हैं कि जब भी मैं रिंग में जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए या ट्रेनिंग करता हूँ, तो एक एक सेकंड, एक एक सुबह उठना, एक जितना भी काम है ना, वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है और मैं उसको हेट करता हूँ। सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझेंगे कि आपको मैं जब कहता हूँ ना कि यार ये दोबारा लिखो, तो एक आता है कि क्या यार अगे तो लिखे दा बारी। ठीक है, आपको 4 बजे उठ के आना डिफ़िकल्ट लगता है, उधर बैठना, अपने आप का इन्वायरमेंट बनाना डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, और इसको जाकर रिपीट करना है, इसको हाईलाइट करना है, इसके ऊपर काम करना है, तो दैट मेक्स डिफ़िकल्टी। लेकिन वो ये कहता है कि यार जब मुझे अपनी ट्रेनिंग पे एक एक मिनट का इतना को हेट होती थी, लेकिन मैं अपने आप को ये कहता था कि भाई छोड़ना नहीं है, अभी इस सारे प्रोसेस से गुजरना है, अभी सफ़र होना है, बाद की सारी ज़िंदगी एज ए चैम्पियन गुजारनी है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा फिनोमिना है। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरे जैसे जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने भी ऐसे किया। ठीक है, जो अब आगे दूसरों को करवा रहे हैं या उनको हल्की फुल्की अल्लाह ने समझ अता कर दी है कि आप आगे भी कराओ। तो जब मैं तैयारी कर रहा था या कोई भी तैयारी करता है, तो हम लाहौर में तैयारी करते थे, खाने पीने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, गाइडेंस कोई नहीं है, कोई क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कोई क्या डिस्टर्बेंस। लेकिन हमने कहा कि भाई जैसा भी है, जो भी हालात हैं, नहीं है, खाने को कुछ है या नहीं है, बट वी हैव टू सफ़र नाउ। ठीक है, अब क्या हुआ, तैयारी का स्टैक बढ़ता गया, नॉलेज का स्टैक बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, नंबर पहले कम आते थे, फिर ज़्यादा आने शुरू हो गए। फिर ऐसा वक्त भी आया कि जो टेस्ट दिया वो पास हुआ है। ठीक है, तो एज ए चैम्पियन अब मुझे, मेरा जो मेंटोर था जिससे मैंने मतलब गाइडलाइन ली थी, अपने, वो मेरा दोस्त ही है, उसको मैं उस्ताद भी कहता हूँ। तो वो जब मेरे रिजल्ट आए ना 2-3 लगातार, वो मुझे उसने कह दिया कि यार तू पीपीएससी का चैंपियन बन गया। उसने कहा था कि तू पीपीएससी जे कान शीकर बन गए। लेकिन अगर मैं उस वक्त को देखूं जो आज के दिन है, जुलाई, जून जुलाई, अगर मुझे याद है मैं पेपर देने गया था, यही दिन थे मुहर्रम के, 7-8 मुहर्रम था जब मेरा पिछले साल 2024 में पेपर हुआ था, जिस सीट में मैं अब एलोकेट हुआ हूँ। ठीक है, गर्मी और बार बार रिपीट करना, बार बार लिखना, बार बार याद करना, और आप तो मतलब बड़े एक सही इन्वायरमेंट में हो ना, घरों में इस तरह। वहाँ पे लाहौर का इन्वायरमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे गर्मियों में इतनी गर्मी होती है और थोड़ा सा डिफरेंस मतलब होता है। लेकिन किया क्या कि यार यही माइंड में था कि कोई बात नहीं, खैर है, 2 महीने लग जाएंगे, 4 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, गुजार दो, अब कुछ नहीं करना। लेकिन बाद में इसी तरीके से एज ए चैम्पियन करेंगे कि यार हमने इतना मुश्किल वक्त गुजारा था और हमने जनाब इस तरीके से इतना काम किया है। मैं जो आपको कहता हूँ ना कि हाईलाइट किया करें, तो आपको लगेगा कि यार इतना हाईलाइट किया है काम, इतना ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, और यही सेंस ऑफ अचीवमेंट इंसान को साइकोलॉजिकली अपवर्ड करती है। ठीक है,
तो यही बात मोहम्मद अली साहब की हम अपनी ज़िंदगी में अपने पेपर्स में जब गुजारेंगे तो हमें लगेगा कि भाई अभी जो है आप मेहनत कर लो, अभी स्ट्रगल कर लो, बाकी की ज़िंदगी मज़े मारना, लिव अ लाइफ एज अ चैम्पियन। अब इस बात को जब हम कर रहे होते हैं उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। उस वक्त क्या हो रहा होता है कि हमें लगता है कि यार ये पता नहीं हमें गला ही है। लिटरली मैं मेरे दोस्तों के टेस्ट पास होते थे तो मैं कहता था यार ये केड़े लोग ने जिन्होंने टेस्ट पास हो जाता, बड़ी बात है। तो जब मैं तैयारी शुरू की ना, अन्यवाद जुड़ गया जी मैं कहने ने। तो मेरा दोस्त, अभी मेरा रिजल्ट एक भी नहीं आया था, वो कहता था कि तेरे 15 से 20 टेस्ट पास होने हैं, तू देख ले। और लिटरली एक एक काउंट करके उसको 20 टेस्ट मैंने गिनवाए थे। तो अब मुझे भी ऐसी था। अब जिस तरह आप कंफ्यूज हो, हर बच्चा कंफ्यूज होता है और इट इज़ नेचुरल। लेकिन उसको कन्फ्यूजन को यकीन में बदलना होता है आपके ईमान ने, आपके रेजिलियंस ने और आपकी स्ट्रगल ने, कि आप उसको उतना मेहनत करते जो आहिस्ता 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 आहिस्ता। पेपर मुश्किल आता है, पेपर डिफ़िकल्ट आता है, ऐसे नहीं है। तो अगर पेपर सबके लिए इसी तरह का होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी को एक्सपेंड करते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। मोहम्मद अली साहब की जो बॉक्सर हैं, इनकी अगर ज़िंदगी की बात की जाए तो ये कहता था कि आई एम ए चैम्पियन, बस इसका एक ही नारा था, तो मैं चैम्पियन हूँ, मेरे से बड़ा बॉक्सर कोई नहीं। और वो अपने आप को विजुलाइज करता था। इसको कहते हैं अफर्मेशन टेक्निक ऑफ अफर्मेशन टेक्निक इसे कहते हैं, कि आप अपने आप को अफर्म करते हैं कि यार मैं बला, मैं ये कर देना, मैं वो कर देना, और उसी चक्कर में आपका काम हो जाता है। उसी चक्कर में जो है वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम अपने आप को ये डेली बेसिस पे आप कहा करें कि यार इंशाल्लाह 80 नंबर लेने हैं, बस मेरा टारगेट। डेली का आपने कहना मैंने 80 नंबर लेने हैं और मैंने लेने हैं, लिख के लगा दो। अब उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर थॉट जनरेट होगी कि यार 80 तो लेने हैं, 80 आएंगे कैसे। फिर जब आप पढ़ोगे नहीं, आप फजूल टाइम जाया करोगे, तो आप कहोगे यार इंज तो 80 नहीं होने, इंज तो ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम जब जब मुश्किल वक्त आता है तो हमें लगता है ना कि हम अब छोड़ देते हैं, यार ये कोई काम है, इतने तो आने नहीं है नंबर। लेकिन जब आप अपने आप को बार बार बताते रहते हो, अफर्म करते रहते हो, तो उससे ये होता है कि हमें लगता है कि नहीं, अगर मुश्किल आ रही है तो इसकी आसानी भी हम ही बनाएंगे, इसकी स्ट्रगल हम इतनी अच्छी करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है जी, जो कि पीपीएससी है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी स्ट्रगल को बेहतर बनाना है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह हमारी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। पेपर नंबर कौन सा है जी, वो निकाल लें, 197 निकाल लें, ये बस मुकने वाले हैं। चलो जी 95, लड़ो तो नहीं यार, गुस्सा ही कर गया बंदा। 195 निकाल लें जी, 195 हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी मोटिवेशन हमें थोड़ी सी ज़रूरी है, ताकि हमें ये लगे कि सिर्फ हम वो उनकी तरह नहीं है कि जो बस वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। मैं मंगवा देता हूँ, वो मैं आज लेके नहीं आया, सॉरी, मैं अभी आया था। 195 क्लब केस, और इसका हम सिर्फ जीके करेंगे। क्यूरेटर, मैं आपको स्क्रीन शो करवाने लगा हूँ। और ये साथ लिखा करें, इसको समझा करें, ये ना फिलॉसफी है सारी, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो बच्चे इन चीज़ सिर्फ, अब जो बच्चे सिर्फ एमसीक्यू करते हैं और इन फिलॉसफी के ऊपर काम नहीं करते, उनको डिलेड काम मिलता है। पता क्यों? उनकी वजह क्या होती है कि वो अपनी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है या जो अपनी स्ट्राइक है वो सही नहीं मारते। मट्टा मट्टा था पेपर, 2 पेपर पढ़ लिए, मट्टा मट्टा करते रहे, ऐसे नहीं। भाई आपने साइकोलॉजी का, अब आप बात को, मैं पता ही अपने आप को क्या कहता था तो जाना उस्ताद है फिलॉसफी मारता है। मैं ये कहता था कि भाई ये है लड़ाई, क्या है, ये है जंग। अब इस जंग में मेरे सामने 50 लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं या 1000 लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो मैंने अगर टॉप वालों के पास जाना है तो मैंने उनको चीर के आगे निकल के जाना है, उनको गिरा के आगे जाऊंगा। तो गिरा के मैं तभी जाऊंगा ना जब मेरे अंदर कोई मेंटली कैपेसिटी होगी। सिर्फ एमसीक्यू करने से, सिर्फ ये चीज़ें पढ़ने से तो नहीं ना होती।
तो मेंटली कैपेसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टे करना आना चाहिए, आपको माइंडसेट डेवलप हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप टाइम के पाबंद हो, सबसे बड़ी बात ये है। और ये टाइम के पाबंद होना, डिसिप्लिन होना, पेशेंस रखना, ये सारी टेक्निक्स होती हैं चीज़ों को अचीव करने की। अपने मैं दिन ही बताऊं तो मैं लाइब्रेरी 7:30 पौने 8 बजे से कभी लेट नहीं हुआ। और मैं टाइम टेबल के मुताबिक अपना जो हमारा स्टडी टाइम होता था वहाँ लाहौर में, तो मैं तकरीबन एवरेज जो था वो स्टॉप वॉच लगा कर पढ़ता था, और वो एवरेज टाइम मेरा निकलता था 7.5-8 घंटे, जो कि स्टॉप वॉच वाला टाइम है। ये खाने पीने, टूरना फिरना, वाशरूम वूशरूम, ये वो निकाल के, तो वो मैं टेक्निक अभी आपको बताऊंगा। अभी तो आप बिल्कुल स्टार्ट में भी नहीं हो, इस वजह से मैं इतना आपको चीज़ें नहीं करवाता। चले, सबने निकाल लिया होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। मुझे ज़रा थंब इम्प्रेशन बनाएंगे या कुछ भी करेंगे ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप मेरे साथ हैं। सारे लोग प्लीज़, सब, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ज़्यादा। चलें जी, वेरी गुड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जी आप जो हैंड रेज नहीं करेंगे या तो टेक्स्ट कर दें, या क्या करेंगे आप, वो बनाएंगे यहाँ से इमोजी, यहाँ से इमोजी बनता है, यहाँ से बस हैंड रेज से जो है ना वो मेरा। चलो, सवाल नंबर 1 है हमारे पास, द लीग ऑफ नेशंस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो 1920 में लीग ऑफ नेशन, 1920। अच्छा, जिस तरह यूनाइटेड नेशन बनी है ना, यूनाइटेड नेशन बनी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी। मतलब जब वर्ल्ड वार 1 होती है तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो लड़ाइयाँ हो रही हैं दुनिया में, तो हमें एक ऐसा मुल्कों का मजमुआ बनाना चाहिए जो आपस में लड़े नहीं, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी 1920 में। आप लिखोगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, तो 1920 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लिखेंगे इसके साथ, आफ्टर WW1, बस इतना ही, लीग ऑफ नेशन आफ्टर WW1। ठीक है जी, आगे लिखोगे आप आफ्टर WW2 या वर्ल्ड वार 2, ठीक है, तो इसके साथ आप लिखोगे UN, UN 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1919 में जो वर्ल्ड वॉर एंड होती है ना, 19 होती 1918 में, लेकिन 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस होता है उसके तहत वर्ल्ड वॉर एंड हो गई, तो उसके बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई, तो वो 1920 में। अब क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है 1944-45 में, 45 में, तो उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनती है। हमें पता है ना, ये तो हम बार बार रिपीट अब कर चुके ना, मैक्सिमम चीज़ें हमें याद रहेंगी। चलिए जी, आगे है जी, द बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स, तो ये क्या है जी, ऑल ऑफ दी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन एंड फेयर ट्रायल, तो ये क्या होता है ह्यूमन राइट्स में। अब लिखोगे ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स से मुराद ये है कि जो ह्यूमन राइट्स की, अब ह्यूमैनिटी में क्या है, अब जो इंसान है अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, उसको जीने का हक है, उसको फ्री ट्रायल का हक है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, चाहे वो जो मर्जी कहे, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो। ऐसे नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हम किसी दूसरे की दिल आज़ारी करते रहें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बड़ा डेलिकेट सा सब्जेक्ट है कि आपको फ्रीडम भी है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना है।
अब देखो ना, वो स्वीडन में क्या होता था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कुरान मजीद को आग लगा देते थे कि जनाब हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो मर्जी करें, लेकिन किसी के आप जज्बात को मजरूह नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आज 3 क्वेश्चन। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, तो 1949। इसके साथ आप लिखोगे 4 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 अप्रैल 1949 और 4 अप्रैल में बनी। 32 मेंबर, 32 इसके मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं इसके? 32 मेंबर हैं जी। 32 मेंबर्स। HQ आप लिखोगे HQ ब्रसल्स। अब ये कितनी दफ़ा आप रिपीट कर रहे हैं? अब ये इतनी चीज़ें हैं, अगर आप ईमानदारी से करते रहोगे तो इनमें तो भूलने वाली बात ही कोई नहीं। अब इनको एक्सपैंड करना है। तो ब्रसल्स हो गया HQ, मेंबर 32। अब इसका प्रेसिडेंट जो आजकल आप लिखोगे करंट प्रेसिडेंट, जो आजकल प्रेसिडेंट है मार्क रूट, MARKRUTE, मार्क रूट। ये बस ठीक, RUTE, मार्क रूट है। अच्छा, ये नेटो है क्या? ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, पेपर नंबर 195 है। आप प्लीज़ लेट ना हुआ करें। रिकॉर्डिंग वैसे हमारी चल रही होती है, लेकिन कोशिश किया करें कि आप लेट ना हो। 195 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नेटो क्या है? नेटो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब ये सारे बात जो है ना, ये जीके की, ये सारी वर्ल्ड अफेयर्स की, ये वॉर्स के अगेंस्ट, इन चीज़ों के अगेंस्ट है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सोचेंगे कि ये बार बार सर सेकेंड वर्ल्ड वार तक ले, कोल्ड वार तक ले, केड़ी वार, तो क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं के रिगार्डिंग शेप करती है। उसके बाद आपके सारे इंस्टीट्यूशंस बने, तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप जो है वो तबाह होता है। जर्मनी अटैक कर देता है उसके ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर, फिर पोलैंड के ऊपर, और फिर जो है फ्रांस, यूके और बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार ऐसे करते हैं कि हम एक नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक। अच्छा, जो अटलांटिक ओशन है ना, इसको मैं ज्योग्राफी में आपको दिखाऊंगा। अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, उसके सजे पासे यूरोप है, और उसके बिल्कुल खब्बे पासे अमेरिका और कनाडा आ जाता है, अगर हम उसको देखते हैं तो उसके लिए इसके कहा था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के एक जो यूरोप आ जाए, और जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 2 हैं। अब टोटल 32 मेंबर्स हैं ना, 30 यूरोपियन हैं और 2 कम है ना, 2 वो आपकी अमेरिका और कनाडा हैं, जो कि नॉन यूरोपियन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी इन्होंने बनाई थी कि हम इसको डिफेंस पैक्ट के लिए। अब दूसरा ये होता है कि सोवियत यूनियन की मैं बात करता हूँ हमेशा, रशिया का, जो रशिया का पुराना नाम होता है। अब वहाँ पे कम्युनिस्ट निज़ाम है और इस साइड पे कैपिटलिस्ट निज़ाम है। अब ये भी चाहते हैं कि जो कम्युनिज्म का सिस्टम है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक्सपैंड होकर यूरोप में ना आए। तो उसके लिए भी इन्होंने नेटो बनाई थी, ताकि वो वहाँ पे जो जर्मनी को तो हमने हरा दिया है, अब ये ना हो कि कल से जनाब रशिया उड़ के आ जाए। तो रशिया को भी कंट्रोल करने के लिए इन्होंने नेटो बनाई कि उसकी एक्सपेंशन ना हो सके। ठीक है, अब तो ये चीज़ें साथ साथ इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, बस इतना ही हम समझेंगे। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के एतबार से सबसे बड़ा जो रिवर है वो अमेज़न है। अमेज़न लार्जेस्ट अमेज़न है। ये बेसिकली साउथ अमेरिका वाली साइड पे आता है, ब्राज़ील, पेरू, इन इलाकों में। ठीक है, आप लिखोगे, अच्छा चले लिख दीजिए 9 कंट्रीज, अमेज़न इन 9 कंट्रीज, और नील 11, 6, 11 है वो याद रखिए। नाइल, अमेज़न जो है वो 9 कंट्रीज है, 9 NINE 9। और नाइल जो है, नाइल जो नील है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। आप इसके साथ लिखोगे लॉन्गेस्ट। जो नील है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। अमेज़न लार्जेस्ट और इस 9 कंट्रीज हैं। जो नील है
वो लॉन्गेस्ट है और उसमें वो 11 कंट्री से गुजरता है। 11 कितने से? 11 कंट्री से ये गुजरता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखो है यांगजे रिवर, ये एशिया का लार्जेस्ट है। जो एशिया है ना, एशिया जिसमें आपका, और ये बेसिकली चाइना में है, ये यांगजे चाइना में है बेसिकली, मेन पोर्शन इसका चाइना में। हाँ, और नाइल रिवर क्या है, ये अफ्रीका में है। सुन लो आप, ये थोड़ा बातें सुन लेते हैं फिर याद भी रहती है। ये अफ्रीका में है, ठीक है। ये जो मिसिसिपी रिवर है ये यूएस में है। अब इसके साथ लिख दो यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद होंगी। अब जो यहाँ पे हम कर रहे होते हैं ना, ये याद भी कर रहे होते हैं और हम इनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड भी करते हैं नॉलेज को। सार्क इज रिलेटेड टू विच रीजन? साउथ एशिया। इसके बारे में आपको मैंने बताया हुआ, पहले साउथ एशिया लिखेंगे, टिक लगाएंगे। आप लिखोगे 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को ये बनी थी। HQ काठमांडू। HQ क्या है? HQ काठमांडू है, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू है। अच्छा, एक जी बात होगी, मेंबर कितने हैं जी? 8 मेंबर हैं। गुड, 8 मेंबर। अब इसका जो सार्क बनाने वाला बंदा था, या जिसको इसका फादर कहा जाता है, उसका नाम है ज़िया उर रहमान। ज़िया उर रहमान, आप लिखोगे फादर ज़िया उर रहमान। ठीक है जी। 8 दिसंबर को बनी, 8 मेंबर, 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू, साउथ एशिया में आता है, और ज़िया उर रहमान इसका फादर है। मैंने वो आपको शेयर भी किया था ग्रुप में अनाउंसमेंट में कि सार्क का क्या है, ठीक है। उसको आपने स्टिकी नोट पे लिख लिया करें। एक ना इस तरह के जब आए ना, तो यूज़ किए स्टिकी नोट, और उसको स्टेपलर करना है, एवं चमकाना नहीं है। ये मैंने 15 दिन बाद चमड़े से मुक जाती, ठीक है। ये ना होगा जनाब फिर वो नॉलेज शालेज बिखरे पड़े हों तो समझ ही ना लगे। उधर ही लगाना है, स्टेपलर लगाना है, ताकि हमें याद हो और आपके बच्चों को भी ये चीज़ें याद हो। ठीक है। अच्छा, आगे है जी, व्हाट डज, नहीं, विच फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मंथली मोर्टगेज पेमेंट? तो PMT। PMT मोर्टगेज पेमेंट क्या होती है जी? एनीबडी? मोर्टगेज पेमेंट क्या होती है कि जब आप कोई घर जो है वो किस्तों पे लेते हो और उसकी आपने पेमेंट करनी होती है इंस्टॉलमेंट्स की, उनको मोर्टगेज कहा जाता है, उसकी मोर्टगेज पेमेंट होती है। ठीक है। तो ये मोर्टगेज पेमेंट होती है जब आप अपना घर किस्तों पे लेते हो या गिरवी लेते हो, तो आपने उनको मंथली कुछ चार्जेस देने होते हैं, दैट इज मोर्टगेज पेमेंट। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ऑफ पाकिस्तान? में तो APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान इसको कहते हैं। ठीक है, APP बस। बाकी सारे जो हैं वो डॉन है, न्यूज़ है, इस तरह का हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी है, लेकिन ऑफिशियल ये। आगे है, व्हाट डज नादरा स्टैंड फॉर? नादरा है जी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो नादरा बनी कब थी? कब बनी है जी? 2000 में, 2000 में बनी है जी, 2000 में ये नादरा। और ये बनाई किसने थी? ज़्यादातर मुशर्रफ ने। इसका फाउंडर जो मुशर्रफ था, ठीक है। 10 मार्च 2000, 10 मार्च भी लिख दो, 10 मार्च। हाँ, जो हमारा CNIC इजरा होता है ना, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो 2001 में होता है, ये भी याद रखो। जो हमारा CNIC शुरू होता है ना, CNIC से पहले कंप्यूटराइज नहीं होते, तो 2001 में ये CNIC शुरू होता है। और जो हमारा एक्चुअली शनाख्ती कार्ड शुरू होता है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब स्टार्ट करते हैं,
जो हमारा शनाख्ती कार्ड स्टार्ट होता है ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते हैं, उसमें वो पुराना उसके ऊपर लिखा होता था हाथ से और तस्वीर लगी होती थी, मेरे दादा दा बने हुआ सी इंदा। ठीक है, तो अब जो कंप्यूटराइज है वो किसने किया, मुशर्रफ के दौर में आता है, और 10 मार्च 2000 में नादरा बनता है, और CNIC 2001 में। ठीक है, इन विच ईयर वाज द ग्रैंड जामिया मस्जिद इन कराची कंप्लीटेड। अच्छा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, होगी ये कंप्लीट कदों होगी? चलो जी, 1 फ़रवरी 2026, 1 फ़रवरी 2026 होनी मुकी। वैसे जो मस्जिदें होती हैं वो ज़ेर तामीर ही रहती हैं, क्योंकि उधर से थोड़ा सा माल आना होता है ना हर जुमे पे। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे 1 फ़रवरी 2026 को ये कंप्लीट होती है। Question number 10. Which United Nations agency is primarily responsible for special social, environmental, economic and financial planning, particularly aimed at benefiting developing countries? तो कौन सा बनता है जी? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी एंड सोशल एंड, ठीक हो गया। तो आप इसके साथ लगाओगे बी बनता है, डी बनता है, हाँ डी, ठीक है। अच्छा, यूएन के साथ हम लिखोगे 24 अक्टूबर 1945, यूएन तो बन गई ना ये, ठीक हो गया। आगे ऑप्शन लिखो है सी, ये है यूनेस्को, जो सी ऑप्शन है। इसके साथ आप लिखोगे 1945 और पेरिस HQ, हेडक्वार्टर पेरिस यूनेस्को का, और बाकी यूनिसेफ है दूसरी बी ऑप्शन पे। नहीं, बी पे क्या है, बी पे यूनेस्को है, सी पे IMF है, और ए पे UNEP है। ठीक है, अब आप सी के साथ लिखोगे IMF के साथ 1945 HQ वाशिंगटन, ताकि ये हमें याद रहे मैक्सिमम टाइम। ठीक है, HQ वाशिंगटन 27 दिसंबर 1945। चले, दो चीज़ें अब याद होगी। हु डिस्कवर्ड होम्योपैथी? तो सैमुअल एहनमैन ने, बी ऑप्शन, इसने होम्योपैथी डिस्कवर की थी। अच्छा, लुइस पास्चर के साथ आप लिखोगे पास्चराइजेशन, और क्या था इसका, रेबीज वैक्सीन। लुइस पास्चर के साथ लिखो पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और जो रेबी जो आपके कुत्ते के काटने से जो आपको बीमारी लगती है उसको रेबीज कहा जाता है, जिससे आपको पानी का फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। तो उसकी वैक्सीन जो है वो लुइस पास्चर ने बनाई थी। आप लिखोगे रेबीज RABBIES, रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर के साथ। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है वो डी, उसके साथ आप लिखोगे वैक्सीन। इसने वैक्सीन बनाई थी कब? 1797 में, 96 में, 1796 में, 1796 में लिखो बच्चे, लिखते जाए। और स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की थी, पहली वैक्सीन ये चाचू बनाई थी। ठीक है, विच ट्रीटी एम्ड एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? तो कल मैंने आपको करवाया था ना, क्या था वो? NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब देखो हम थोड़ा सा एडवांस नहीं चल रहे, बड़ी गल है। तो NPT कब साइन हुआ था? 1968 में, इसके साथ आप लिख दो 1968। ठीक है, तो ये टेक्निक है कि हम जितना ध्यान से करेंगे ना, उतनी चीज़ें आपकी रिपीट रहेंगी और याद रहेंगी, और ऐसे लगेगा यार ये तो हमने किया हुआ काम। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल, सिस्टम्स एंड डाटा फ्रॉम साइबर अटैक। अच्छा, साइबर क्या चीज़ होती है? जब भी कंप्यूटर, टेक और इंटरनेट की बात होगी, दैट इज़ साइबर, तो हमेशा साइबर आ जाएगा। तो अगर हमें उनको बताना है तो उसको साइबर जो है वो सिक्योरिटी कहा जाता है। अच्छा, बाकी भी ज़रा बताएगा सबका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आवाज़ का?
अगर आवाज़ कट रही है तो मेरी साइड से प्रॉब्लम है, अगर नहीं कट रही ठीक है जी। रुबाब आपकी तरफ से नेट का प्रॉब्लम है शायद, आप थोड़ा सा उसको चेक कीजिएगा प्लीज़। आ गया, वेयर इज द ब्लू मॉस्क लोकेटेड। ब्लू मॉस्क कहाँ पे लोकेटेड है? इस्तांबुल में। इस्तांबुल, इस्तांबुल किसका शहर है? तुर्की। आगे लिखो, कायरो के साथ आप लिखोगे इजिप्ट। कायरो इजिप्ट का है। दमस्कस शाम या सीरिया, दमस्कस सीरिया का है। और बगदाद इराक का। बगदाद किसका कैपिटल है? इराक का कैपिटल है। दमस्कस सीरिया का, कायरो इजिप्ट का। अच्छा, अब बात आ जाते हैं जी रशियन रेवोल्यूशन की। विच रशियन लीडर सपोर्टेड द टू नेशन थ्योरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो जोसेफ स्टालिन ने। जोसेफ स्टालिन जो था उसने जो है वो सपोर्ट किया था टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है? मुसलमानों में दो कौमी नज़रिया का मतलब यह है कि जो इसके लिए एक बुक है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो डिफ़ाइन करती है मुस्लिम नेशनलिज्म को। जब मैं CSS की तैयारी में आया था 2018 की बात है, तो तब मैंने ये पहली बुक पढ़ी थी पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये बताता है वो फैक्टर्स के किस तरीके से जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। कल्चर उनका डिफरेंट, इकोनॉमिक फंक्शनैलिटी उनकी डिफरेंट, आइडियालॉजी उनकी डिफरेंट, सोशली लाइफस्टाइल उनका डिफरेंट है। ठीक हो गया। और आगे जो एजुकेशन के प्रोसेस हैं, वह जो सारी चीज़ें हैं वो भी उनके डिफरेंट है। इनको कहना है कि चेक करवा दिया और सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अटेंड करो, तो चेक करवा दिया सर पढ़ा रहे हैं। तो ये कहता है जोसेफ स्टालिन कि जनाब मुसलमानों का टू नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब जोसेफ स्टालिन होता कौन है? ये जो आपकी है ना सोवियत यूनियन की मैं बात करता हूँ। पहले तो आप थोड़ा सा साइड पे लिखो ना, जो नीचे सोवियत यूनियन लिखा हुआ है उसके थोड़ा सा ऊपर लिखो 1922 से 1991 तक। सोवियत यूनियन 1922 से 1991 तक है। अब जो पहला होता है ना व्लादिमीर लेनिन, इसके साथ आप लिखो फर्स्ट। जो पहला प्रेसिडेंट होता है ना सोवियत यूनियन का, वो व्लादिमीर लेनिन होता है, पहला फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद जोसेफ स्टालिन आता है, ये सेकंड होता है। इतना बड़ा जी। हाँ जी। आ गया माइकल लिगो वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो इटली से। अब इटली की कुछ बातें और भी हम साथ लिखेंगे। पहले माउंट एटना, MTETNA, माउंट एटना, ये भी इटली में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट विसिवियस, माउंट विसिवियस भी इटली में, VICIVIOUS विसिवियस। माउंट विसिवियस इटली में, माउंट एटना इटली में। इसके साथ आप लिखोगे लिडो बीच, LIDO, लिडो बीच, लिडो बीच, GENOA, जिनवा पोर्ट। अब ये मैं लिखवा चुका हूं, अब मुझे स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। जिनवा पोर्ट। एक और बात है, आर्क ऑफ जेनस और पीसा टावर, ये सारी चीज़ें इटली में आती हैं। आर्क ऑफ जेनस भी इटली में आता है और पीसा टावर भी इटली में आता है। ठीक है। अब अगर एक और बात मैं आपको बताऊं, इटली का कैपिटल रोम है। वीनस शहर भी इटली में है। जो मिलान है, वो कहते हैं वर्ल्ड फैशन कैपिटल मिलान, वो भी इटली में है, जहाँ पे MILAN, मिलान, मिलान। तो ये जो मिलान कैपिटल है ये भी इटली में आता है। सिटी ऑफ कैनाल भी कहा जाता है, ब्राइड ऑफ सी भी कहा जाता है, 118 आइलैंड्स भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो MILAN या वर्ल्ड फैशन कैपिटल। दुनिया का जितने भी फैशन के ब्रांड हैं या जिन जो प्रॉपरली फैशन पे काम करते हैं वो इटली में है, मिलान में। तो बाकी सारी उधर से ब्रांचेज इनकी निकली हैं। अब जब आपको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी तो आप जब वीडियो ऑडियो सुनेंगे
रिकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए और बेहतर हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि इसको ज़रूर सुना करें। आगे, हाउ मैनी लेन्स आर देयर ऑन अ स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक में, तो 6 लेन्स होती है। लेन्स क्या होती हैं? ये जो जब आप भागते हो तो भागने में वो दरमियान में लेन्स बनी होती हैं, तो 6 होती हैं स्टैंडर्ड। बढ़ा भी सकते हैं, कितनी है? 8 है जी कि 6 है? ये हाँ 8 है, सॉरी 8, डी ऑप्शन। सी हाँ सी ऑप्शन, तो 8 आएगा 8। अच्छा, आगे हमारे पास 30 ईयर्स वॉर एंडेड थ्रू विच ट्रीटी, तो इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, सी ऑप्शन। इसके साथ आप लिखोगे 1648 में ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होता है। अब इसकी बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी मजे की। इसके साथ आप लिखोगे कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान में ये लड़ाई हो रही होती है और 30 ईयर्स तक होती है। प्रोटेस्टेंट जो कबीला है ना, तो 30 ईयर्स तक 1648 में ये वेस्टफेलिया होता है। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड जो है उनके ज़ेरे साया रहती है जो ट्रेड रूट्स के ऊपर काम करते हैं। अगर हम देखते हैं अपने वर्ल्ड मैप को, तो वहाँ पे जो इटली है, डच है, डेनमार्क और ये सारे जो हैं ये निकले थे अपने वेस्ट की तरफ। इन्होंने कॉलोनाइज किया था अमेरिकाज को। आज भी जो साउथ अमेरिका है उसमें या तो स्पेनिश बोली जाती है या पुर्तगीज़ बोली जाती है। तो ये इन्होंने तो ये जो है यहाँ से निकले थे इस साइड पे, इनकी इस्टेब्लिश्ड हुई हैं पावर्स। इन्होंने वहाँ से माल लूट के अपने अपने इलाकों में लेके आए और वहाँ पे चीज़ें बनाते रहे। तो जब ये इधर आए हैं तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इनका जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो उसके बाद ये थे कैथोलिक। अब कैथोलिक जो मज़हब है उसमें अथॉरिटी को ओबे करना है। कैथोलिक वालों में क्या है कि आप अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो आजकल हम मुसलमानों को ये भी कहा जाता है ना कि सवाल करना तो जुर्म है या गुनाह है, तो दैट वाज द रिलीजन ऑफ कैथोलिक्स। तो उनको कहते थे कि आप सवाल नहीं कर सकते, और वो क्या थे, हर एक के ऊपर काबिज हो गए चीज़ों के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोटेस्टेंट हैं, जिसमें आपके ब्रिटिश हैं और कुछ ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इसके सवाल के इनको सवाल करना शुरू कर दिया, चर्च के कंट्रोल को सवाल करना शुरू कर दिया। तो फिर इनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। तो इन दोनों के एक्चुअली जो वॉर थी वो थी रिसोर्सेज की और पावर की, और सी रूट्स की वॉर थी। तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके दरमियान 30 साल तक लड़ाइयाँ रहती हैं। और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होते हैं 1648 में। फिर इनको कहा जाता है कि यार आप ये वाले इलाके आप रख लो और इधर वाले इलाके हम रख लेते हैं, तो हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत अब नहीं है। तो इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, इसके साथ आप लिखोगे एंडेड वर्ल्ड वॉर 1। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 को एंड किया। और इसके साथ लिखो 32 कंट्रीज, ये 32 मुल्कों के दरमियान साइन हुआ था। साइंड बिटवीन या साइंड अमंग 32 कंट्रीज, साइन अमंग 32 कंट्रीज, 32 मुल्कों के दरमियान। अमंग और बिटवीन, अमंग लगता है, अमंग होता है। बिटवीन तब होता है जब दो लोग हों, ठीक है, वो देख लेते हैं बाद में। आ गया जी, हाउ मैनी ओलंपिक मेडल्स डिड माइकल फिलिप्स, उसको कितने मिले हैं, तो 28। माइकल फिलिप्स को कितने मिले हैं, तो 28 है। किसका है ये, ये आप लिखोगे अमेरिकन स्विमर। माइकल फिलिप्स अमेरिकन स्विमर हैं और उसको 28 मिले हैं, अमेरिकन स्विमर है। अभी आप लिखोगे मॉडर्न एंशिएंट, ये दोबारा आपको लिखवा दो, एंशिएंट ओलंपिक्स। भाई लिव लाइक ए चैंपियन करना है तो फिर लिखो एंशिएंट ओलंपिक 776 BC बिफोर क्राइस्ट।
776 BC में एंशियंट ओलंपिक होती है। मॉडर्न ओलंपिक 1896 1896। फिर छोटा सा ना साथ लिख दो, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी, 1896 में मॉडर्न, और 776 में एंशियंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसेन में। HULAUSANNE लॉसेन। तो इसका HQ है लॉसेन में। अब जितना हम लिखेंगे, जितनी चीज़ें लिखेंगे उतनी चीज़ें याद होंगी। गुड गुड। आ गया, मैकेंजी स्कॉट इज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट है। ये क्या है? नॉवलिस्ट है। इसके साथ लिख दो जी, वाइफ ऑफ जेफ बेजोस। नवी है पुरानी? होना लिख नहीं, वो नवी शादी है उसकी। सर जेफ, वाइफ ऑफ जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? फाउंडर ऑफ अमेजॉन। हाँ जी। तो इसकी एक बुक है, द टेस्टिंग ऑफ लूथर एल्बर्ट। ठीक है, एल्ब्राइट। द टेस्टिंग ऑफ LUTHER लूथर एल्ब्राइट ALBRIGHT। द टेस्टिंग ऑफ LUTHER ALBRIGHT। तो ये मैकेंजी स्कॉट नॉवलिस्ट हैं अमेरिकन, जेफ बेजोस की ये जोजा माजदा हैं, और इनकी बुक है द टेस्टिंग ऑफ लूथर एल्ब्राइट LUTHER। हाँ जी, हाँ जी, ऑफ लूथर LUTHER लूथर एल्ब्राइट ALBRIGHT। चलो जी, विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद टूरिज्म एंड इट्स रिलेटेड मैटर्स एट द इंटरनेशनल लेवल में? तो क्या होती है? UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ये कब बनी थी? 1975 में। 1975 में ये बनी है। HQ इसका मैड्रिड। मैड्रिड क्या है? स्पेन का कैपिटल है। अब चीजें ऐसे नहीं लगती कि बड़ी आसान है। मैड्रिड, MADRID, मैड्रिड। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर मैड्रिड, और 1975 में बनी है। आगे लिखा WHO 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में। हाँ जी। यूनेस्को 1945। HQ पेरिस, और WHO का HQ जिनीवा। WHO का HQ जिनीवा, यूनेस्को का पेरिस 1945 पेरिस। आगे है जी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाय नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब लिखी है। जवाहरलाल, आप लिखोगे फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। ये चाचू जो होते हैं इंडिया के पहले PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अंबेडकर के साथ लिखोगे थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये इनकी किताब है कि पाकिस्तान के ऊपर उनके ख्यालात। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये BR अम्बेडकर की किताब है, भीमराव अंबेडकर। यस, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली दलित क्लास से होते हैं। दलित जो वहाँ पे शेड्यूल्ड क्लास है। अम्बेडकर के साथ हम लिखेंगे थॉट्स ऑन पाकिस्तान, फिर हम लिखेंगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वर्ल्ड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू। और ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छी बुक है, ये पढ़ने वाली बुक है। गांधी साहब ने क्या लिखा है? उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, तलाश, उर्दू में। आप बीती उनकी तलाश, वो मैंने पढ़ी थी थोड़ी सी। आप बीती है उनकी तलाश। आमिर खान की फिल्म जड़ी ना, वो नहीं। ठीक है, यहाँ तक
किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें जी, एनीबडी। ये मुझे मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता आपका। 9 किसके साथ जी? 19 के साथ कौन सा सवाल है? हैं 19 क्वेश्चन क्या है? ये माइकल फिलिप्स के ओलंपिक्स कितने हैं? 28 हैं। और मैंने सारा वो बताया आपको ओलंपिक्स का कि ये बनी थी, एंशंट हुई हैं 776 BC, मॉडर्न हुई हैं 1896 में, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, ठीक है। और जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस है रुबाब, वो हुआ था 32 मुल्कों के दरमियान, 32 मुल्कों के दरमियान। हाँ जी बताएं, यहाँ तक नेक्स्ट चलें। किसी को प्रॉब्लम? कौन सा क्वेश्चन मैडम? क्वेश्चन नंबर लिख दें प्लीज। क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है जी? हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो ग्लिम्पसेस लिखी है नेहरू ने लिखी है। नेहरू के साथ हम लिखेंगे फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सॉरी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर अम्बेडकर साहब जो हैं, इन्होंने बुक लिखी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। कि क्या? थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और गांधी की ऑटोबायोग्राफी है आप बीती तलाश, गांधी की। क्लियर है? उमर पानी दे दें, उमर। चले नेक्स्ट पेपर निकाल लें भी सारे। बस खत्म हो जाएंगे ये इधर मेरे पास। अब इसमें सारा ही पढ़ना है जी हमने। बिल्डिंग इंस्पेक्टर जीके। अब जीके जो है ना, आप देखिएगा कि स्पेसिफिकली हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड कर रहे हैं जी। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स? तो मैंने बताया था जहां पे परों वाली बात होगी तो पहला होगा एलन पेरी। एलन पेरी क्या है? वो ओवरऑल आपका पहला है, ठीक है। अच्छा, आगे है जो बी ऑप्शन पे है असगर खान। इसके साथ आप लिखोगे फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है। आगे आप लिखोगे जो एयर मार्शल नूर खान है, 1965 वॉर। जो 1965 की वॉर होती है उस वक्त आपके ए वाले ऑप्शन के साथ आप लिखोगे 1965 वॉर, ठीक है। आगे है इन अप्रैल 2025 विच कंट्रीज अग्रीड टू पे सीरियाज वर्ल्ड बैंक डेट? तो सऊदी अरब एंड कतर ने ये कहा था। अब देखें, अब बड़ी मज़े की बात है, अब इस बात को अब समझना है। यहाँ पे जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पे बेसिकली कोल्ड वॉर चल रही है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस चल रहा है अमेरिका का और रशिया का। अब बशार उल असद, पीछे हमने पढ़ा था ना कि उसको भेजा, रिफ्यूज मिलता है रशिया में। अब बशार उल असद को रशिया सपोर्ट करता है। अगर वो रशिया उसको सपोर्ट करता है तो उसका वहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब क्या हुआ, जो आपके ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, UAE, सऊदी अरब, कतर, ये एलाई हैं यूनाइटेड नेशंस, दूसरे यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, ठीक है। तो अमेरिका के क्यों हैं? कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोकेमिकल, पेट्रो डॉलर एक कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने कहा था कि जो भी मिडल ईस्ट से ऑयल निकलेगा वो सारा आप डॉलर में सेल करेंगे, ठीक हो गया। तो अब 2025 में बशारुल असद को निकाल दिया जाता है यहाँ से, इसके खिलाफ बगावत होती है, तो वो उसको रिफ्यूज मिलता है वहाँ पे। तो बशारुल असद को भगा के जो अल शरा आता है, ये बेसिकली अलाय बनता है यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का। और अमेरिका का आगे अलाय होते हैं सऊदी अरब और कतर। तो इन्होंने कहा था कि जो सीरिया के पैसे हैं वो हम देंगे,
ठीक है। तो ये इस तरह करके ये सिनेरियो बनता है। आप जब थोड़ा सा पढ़ोगे ना इन चीज़ों को तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा जनाब मतलब बड़ी जो है वो डायरेक्टेड चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। चले 196 पेपर है जी, 196 यार टाइम पे आया करो, टाइम पे। नेक्स्ट सवाल है जी, इन 2025 पाकिस्तान कोस्टल एरियाज आर एट हाई रिस्क ऑफ सुनामी एंड सी लेवल राइज। सुनामी क्या होता है? सुनामी समुद्री जो तूफ़ान होता है उसको कहा जाता है कि वो उसकी जो लहरें आती है ना सुनामी। सुनामी के साथ आप लिखो जापानीज़ वर्ड। सुनामी जापानी ज़बान का वर्ड है। सुनामी बेसिकली समुद्री सैलाब या तूफ़ान को कहते हैं। और इसका जो इंटेंसिटी होती है ना, इसकी नंबर ऑफ हाइट से, इसकी हाइट कितनी है इसकी लहरों की। तो ओके, अच्छा अब कोस्टल एरिया क्या होता है? कोस्टल एरिया ऐसा एरिया होता है जो किसी मुल्क का ऐसा एरिया जो उसका किसी समंदर के साथ लगता हो, साहिली पट्टी, दैट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया। जिस तरह हमारा कराची है, इधर से बलूचिस्तान है। तो सवाल आता है कि पाकिस्तान का टोटल कोस्टल एरिया कितना है? आप लिखोगे 1046 किलोमीटर पाकिस्तान का। आप लिखोगे पाक, आगे लिखो कोस्टल एरिया 1046 किलोमीटर, तो 1046 किलोमीटर है, ठीक है टोटल। अब इसमें हमारा कोस्टल एरिया दो सूबों में डिवाइडेड है। एक बलूचिस्तान का हिस्सा जिसमें हमारा गवादर और ये सारा आता है, और एक है सिंध का। आप लिखोगे बलूचिस्तान, वो है 796 km 796 किलोमीटर, और सिंध बनता है 250। सिंध का थोड़ा है, बलूचिस्तान का ज़्यादा, क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया ज़्यादा है। टोटल एरिया 1046 किलोमीटर, बलूचिस्तान 796 और सिंध 250। 796 और 250, ठीक हो गया। विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक्सीड टू का मतलब होता है जिसने इल्हाक किया हो। तो हमें पता है कौन है। 1947 में हमने पहले आपको ये इसके ऊपर किया हुआ है। जी जी पूछें। जूनागढ़ जो है ना सितंबर में एक्सीड करने की कोशिश करती है, हाँ। और अनेक्स कर लेती है उसको ना इंडिया बाद में। तो मतलब वो सितंबर में और ये अक्टूबर में जो है भावलपुर ज्वाइन करती है। तो ये क्या चक्कर है? फर्स्ट का उसका आता है ना समझ नहीं, बात को समझना। वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। आप देखो ना, आप आए हो मेरे पास, ठीक है, और आपने फॉर्म सबमिट जमा करवा दिया है कि सर हम आपके पास पढ़ेंगे, ठीक है, फीस दी नहीं। जेड़ा फीस देगा वो ना रजिस्टर्ड होएगा ना समझ नहीं आई। जो फीस दे देगा, भावलपुर वाला ने पहले फीस दे छड़ी, वो उनकी एक्सेस वो पहले आ गए, ठीक है। वो क्योंककि वो स्टेट थी तो 1947 में वो पहले आते हैं। अब आप लिखोगे टोटल स्टेट्स, ये टोटल स्टेट्स कितनी है? 565, 565 टोटल स्टेट्स होती हैं, और उनमें से 13 जो हैं वो 13 जो है पाकिस्तान ज्वाइन करती हैं। ये बार बार रिपीट हो रहा है सवाल, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे करते जाएंगे। वो बात एम ए नहीं, वो भी 13 है, ये भी सही है, वो भी 13 है, चलो इससे भी याद रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भावलपुर पहली स्टेट है जिसने ज्वाइन किया 1947 में। टोटल स्टेट्स 565 थी, उनमें से 13 ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। मैं आपको अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, और 5-2 मिनट में आप ज्वाइन करेंगे। इधर उधर नहीं जाना, बड़े लेट लोग आप ज्वाइन करते हो, ठीक है।